जलसा मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना साहिबा कापड़ मोहम्मद अफजल खान डॉक्टर उमर साहब मोहम्मद कलीम साहब सना साहब और मोहतरम मेरे दोस्त हकीम साहब निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को बढ़ लिया था सुना है कुर्सियों से मैंने वो शेर फिर बेदार होगा। मैं तेलुगुदेशम पार्टी हैदराबाद माइनॉरिटी सेल का सदर था। जब मैं आपको ये इंतखाबी जलसा है लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी और तेलुगुदेशम पार्टी के ऐलान और इनके मुश्तरका प्रोग्राम के बारे में कुछ बताते हुए चलना चाहता हूँ। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमान कायदीन की एक मीटिंग बुलाकर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ऐलान कर रहा हूँ। उस पर कई कायदीन वहाँ पर मौजूद थे। उसमें से कई कायदीन ने कहा अगर आप तेलुगुदेशम पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से ऐलान हो जाता है तो आंध्र प्रदेश के एक करोड़ मुसलमान आपको वोट नहीं देंगे। उस वक्त कई मुनाफिक भी वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने अपने ओहदों के खातिर इस ऐलान की तायीद की। उसके बाद जब मुझसे ये कहा गया कि साहब मैं तो इस ऐलान की तायीद नहीं कर सकता, मैं अपनी कौम, अपनी औलाद और अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता, मैं उन गुजरात के मुसलमानों को नहीं भूल सकता जिन्हें कत्ल किया गया, जिन्हें जिंदा जला दिया गया, मैं उन मेरी माँ और बहनों को नहीं भूल सकता जिनकी अजमत रेजी की गई। उस पर चंद्रबाबू नायडू ने मुझे नामपल्ली का टिकट देने का ऐलान किया। अगर आपने उस वक्त के टीवी या फेसबुक या अखबार देखे तो उस पर मेरे टिकट के लिए शहबाज अहमद खान को नामपल्ली का टिकट का ऐलान किया गया था। लेकिन मैंने मुसलमानों की इज्जत के लिए, आपकी और आंध्र प्रदेश के एक और मुसलमानों की इज्जत नफ्स के लिए मैंने अपने इस्तीफे को उन गुजरात के 10,000 मुसलमानों के कत्ल से और मेरी 3,000 माँ बहनों को जो 2002 में गुजरात के फसादात में जिसकी अजमत रेजी की, मैं उनकी तरफ मेरे इस्तीफे को पेश कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि उस वक्त गुजरात में हालात कैसे थे। आपको मैं गुजरात का एक वाकया बयान करता चलूं। गुजरात के एक रुकन पार्लियामेंट जनाब एहसान जाफरी साहब थे। उस वक्त 2002 के फसादात में एहसान जाफरी हिंदुस्तान के जमहूरी सबसे बड़े इदारे यानी कि पार्लियामेंट के रुकन थे। उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो मैं बयानबाजी या कोई अखबारी बयान नहीं बयान कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अहदेदारों ने जो तस्दीक की और जो उन्होंने शायद बयान किए, मैं उसकी बुनियाद पर यह बात आपसे कह रहा हूँ। उस वक्त एहसान जाफरी के घर पर तकरीबन 200 मुसलमान पनाह लिए हुए थे। तकरीबन 10,000 हिंदुस्तान के लोगों ने, फिरका परस्तों ने उनके घर को घेर लिया। एहसान जाफरी परेशान हो गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया जो वहां के वजीर आला थे। फोन करने पर नरेंद्र मोदी उनसे ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि पूरी पुलिस उसके हाथ में थी। वो चाहता तो जिस तरह के अहकाम जारी कर सकता था। लेकिन एहसान जाफरी अफसोस में आ गए। उन्हें यह महसूस हो गया कि हमें कत्ल किया जा रहा है। वो उन 200 मुसलमानों की हिफाजत के लिए बाहर निकल आए। बाहर निकल आकर उन्होंने उन कातिलों से कहा कि आपकी दुश्मनी मुझसे है, मेरा कत्ल कर लो। लेकिन कातिलों ने एक न सुनी। किसी ने एहसान जाफरी के हाथ को काट दिया, किसी ने एहसान जाफरी के पांव को काट दिया और उसके बाद जब वो नीचे तड़प रहे थे उन्हीं की आंखों के सामने उन 200 मुसलमानों को जला दिया। आज गुजरात के डेवलपमेंट को हिंदुस्तान पे गुजरात का डेवलपमेंट बताकर कह रहे हैं ये डेवलपमेंट हर जगह ले जाएगा यानी गुजरात का ये 2002 का डेवलपमेंट हैदराबाद में लाया जाएगा। आखिर ये कौन सा डेवलपमेंट है जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत को कत्ल किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत की बहनों और माओ को जो है अजमत रेजी की जाती है। भाई के सामने बहन की अजमत रेजी की गई, शौहर के सामने बीवी की अजमत रेजी की गई, बाप के सामने बेटी की अजमत रेजी की गई। अगर आप सोचिए अगर इस तरह के हालात हैदराबाद में आ जाए, मेरी बहन की अजमत रेजी अगर मेरे आंखों का सामने कर दी जाए तो मेरा क्या हाल होगा। अगर आपके
सामने आपके पड़ोस के टीवी की अधवतरेजी कर दी जाए तो सोचिए क्या होगा। इसके जिम्मेदार ये फिरोज मोदी होंगे, ये अली मक्कती मोदी होंगे, सलीम मोदी होंगे। इंशाअल्लाह अगर इस तरह के हालात हैदराबाद में आएंगे तो हैदराबाद का गरीब मुसलमान कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या भाई आप इस तरह के वाक़यात को हैदराबाद में होने देंगे? और आप इतना आहिस्ता बोल रहे हैं, ये बात तो चंद्रबाबू नायडू के घर तक जानी चाहिए। क्या आप इस तरह के वाक़यात को हैदराबाद में होने देंगे? यकीनन यहाँ का मसला पानी है, यकीनन यहाँ के कुछ बल्दी, यहाँ के कुछ पानी के मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान में हमारी बका का है। सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की इबादत का है। आपको और एक बात है, आपको बयान करता चलो, हाल ही में दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के वज़ारत आज़मी का दावेदार है, उसकी एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, इसी तरह का जलसा हो रहा था। तो करीब में एक मस्जिद थी, मस्जिद में से लाउड स्पीकर की आवाज को बंद कर दिया गया। करीब में एक मदरसा था, मदरसे में वहाँ की तालीम रोक दी गई। जब लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्या आप इस तरह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन। यानी एक आदमी आज वज़ारत आज़मी का उम्मीदवार है तो सिक्योरिटी के नाम पर आप जो है उनकी हमारी नमाज को रोक देते हैं, सिक्योरिटी रीजन बताकर आप हमारे मदरसे की तालीम को रोक देते हैं। जरा सोचिए, अगर ये शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाएगा तो हमारे साथ क्या सुलूक होगा। मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। जिस तरह बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि उनका इंतखाबी मंशूर ये है कि वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा एकता सिविल कोड को नाफिज किया जाएगा। आज सेक्युलर लीडरों को और मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है एकता सिविल कोड क्या है। यानी कि अगर मेरे भाई एजाज अगर शादी करते हैं तो उनको कोर्ट में जाकर शादी करना होगा, आप निकाह नहीं पढ़वा सकते। अगर आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो आपको जो है हिंदुस्तान के कोर्ट में जाकर तलाक देना होगा। ये इस्लाम में, ये मुस्लिम पर्सनल्लाह में सीधा सीधा जो है खिलाफ वर्जी है। क्या मुसलमान हिंदुस्तान का मुस्लिम पर्सनल्लाह में मुदाखलत को बर्दाश्त करेगा? लिहाजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस तरह के वाक़यात को अगर हम मामूली पानी से जोड़ते हैं, मामूली लाइट से जोड़ते हैं तो हमारा हिंदुस्तान में बका मुश्किल हो जाएगा। और हमसे कहा जा रहा है कि हम फिरका परस्त हैं, मजलिस से कहा जा रहा है कि मजलिस फिरका परस्त है। आप बताइए, तेलुगु देशम पार्टी, YSR कांग्रेस और बीजेपी और जो TRS, ये चारों पार्टियों में किस तरह का सेकुलरिज्म है। देखिए, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिकंदराबाद से पार्लियामेंट का उम्मीदवार मेरे हिंदू भाई को बनाया। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिंद से नवीन को असम्बली का टिकट दिया। इस तरह 30 असम्बली हल्कों में से 16 हिंदू भाइयों को टिकट दिए गए। ये हमारा सेकुलरिज्म है। तेलुगु देशम ने आकर कितने टिकट दिए? तेलुगु देशम पार्टी में एक ही सिटिंग MLA था, वो हिंदूपुर से मेरे भाई अब्दुल गनी वहां के MLA थे, उन्हीं को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा हुआ, जिस वक्त मेरे टिकट की बात की जा रही थी, मैंने चंद्रबाबू नायडू साहब से और सौजन्या चौधरी जो रुकन पार्लियामेंट है उनसे कहा कि अगर नामबल्ली से टिकट दिया जाता है जहां पर 65% मुसलमान रहते हैं तो किस तरह इंतखाबात जीतेंगे। तो सौजन्या चौधरी साहब ने मुझसे कहा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे और टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि जब 65% मुसलमान है तो मजलिस के खिलाफ कामयाबी किस तरह हासिल की जा सकती है। तो उन्होंने कहा आपका इलेक्शन बीजेपी और तेलुगु देशम का जो इलेक्शन है इसको नागपुर से मॉनिटर किया जा रहा है, यानी RSS का हेडक्वार्टर। उन्होंने कहा कि 35% हिंदू मुत्तहदा तौर पर तुम्हें वोट देंगे, तुम सिर्फ 10,000 मुसलमानों के वोट ले लो। तो मैंने उस ओहदे को ठुकरा दिया। उसी ठुकराए हुए टुकड़े को लेकर ये मासूम बच्चा आपके बीच में आया है और ये समझ रहा है कि मुसलमान बेवकूफ है, सेकुलर लीडर बेवकूफ है और इसे 10,000 मुसलमान वोट मिल जाएंगे। मैं आज यहाँ से इस बात का चैलेंज करता हूँ, अगर हालात साजगार रहे, अगर आपने इसी तरह की मेहनत और
इसी तरह की लगन से काम किया तो 10,000 क्या वो 3,000 मुसलमानों के वोट नहीं ले सकता, क्योंकि गैर मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने माँ और बहनों को खतरे में नहीं डाल सकता। ये मुसलमानों की शख्सियत है कि मुसलमान अपनी बहन और अपनी माँ की हिफाजत जरूर करता है। तो भाई अपनी माँ और अपनी बहन की अगर आपको हिफाजत करना है, अगर 2002 के गुजरात के हालात को फिरोज खान भूल सकता है, मुजफ्फर अली खान भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। आप बताइए अगर इसी तरह अगर फिरोज खान की बहन की अजमत रेजी की जाती, अली मक्खदी की माँ की अजमत रेजी की जाती या मुजफ्फर अली खान की बीवी की अजमत रेजी की जाती तो क्या लोग आज ये तेलुगु देशम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की तारीफ करते हैं? तो आप थोड़ा सोचिए, जिस तरह राम मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मजहब के मुखालिफ नहीं हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं। मेरे अगर 10 दोस्त हैं तो उसमें से 6 दोस्त हिंदू भाई हैं। वो लोग भी मेरी तकरीर सुनते हैं, हम हिंदुओं के मुखालिफ नहीं हैं। मेरे साथ रिजिग्नेशन देने वाले कई हिंदू भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम के रिजिग्नेशन दिया, जिसमें से नामपल्ली हल्के के आजाद उम्मीदवार मेरे भाई अल्लापल्ली दुर्गेश भी है जो एसटीएफ के स्टेट सेक्रेटरी थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर 30 अप्रैल के दिन अगर आप सुबह के पोलिंग सातों में उठते हैं और मजलिस को वोट देते हैं, इससे हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म की वफा होगा और आपकी माओ बहनों की हिफाजत होगी। जिस तरह बीजेपी ने ये कहा कि उनका इंतखाबी मंशूर ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करें, तो मुझे ये बताइए आप 10,000 मंदिर बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद की जगह आप और साथ में ये कह रहे हैं कानूनी दायरे में बनाई जाएगी, यानी जिस तरह गुजरात का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भंगारा, जिस तरह वहां का डीसीपी अमीन, जिस तरह इनकाउंटर में मुलव्वस थे, आज वो लोग जेल में हैं। यानी हिंदुस्तान की किसी रियासत में इतने पुलिस ऑफिसर जेल नहीं गए जितने गुजरात में गए हैं। यानी कि ये लोग इनकाउंटर करते रहे और मासूम मुसलमानों का कत्ल करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आज गुजरात का डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो वहां का सबसे बड़ा पुलिस अहदेदार होता है, वो आज साबरमती जेल में है। तो आज ये बात की जा रही है कि मंदिर बनाएंगे। अगर यहाँ पर आप मौजूद हैं, आप तो जो है तेलुगु देशम या बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, लेकिन आपके भाई या आपके कोई दोस्त आज इस अलायंस की फिरका परस्तों की तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ इतना कह दीजिए, अगर तुम्हारा वोट तेलुगु देशम और बीजेपी की तरफ जाता है तो ये इसी बात के बराबर है कि राम मंदिर में एक ईंट खरीद के देने के बराबर है। क्या आप ये चाहेंगे आपका भाई या आपका दोस्त तेलुगु देशम पार्टी को वोट दे और राम मंदिर की तामीर में हिस्सा ले? ऐसे लोगों को ये गैर मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। लिहाजा 30 अप्रैल के दिन आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। अगर आपके कुछ मसाइल है, पानी या ऐसे कोई मसाइल है, तो उन मसाइल को हल किया जा सकता है, लेकिन हिफाजत कानून के मसाइल को कभी हल नहीं किया जा सकता। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ये पानी का मसला ही क्या रहेगा, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ये लाइट का मसला क्या रहेगा। लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है, इसीलिए मैंने बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी की सदारत में जब तेलुगु देशम पार्टी के 110 अरकान के साथ मैंने जब इस्तीफा दिया तो हमने 5 दिन तक अपनी मीटिंगें बुलाई। उसके बाद हमने फैसला किया कि आंध्र प्रदेश में अगर सेकुलरिज्म की हिफाजत हो सकती है तो बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी की सदारत में हो सकती है। इसीलिए हमने मजलिस में शमूलियत अख्तियार की, हमने उनसे कोई मुतालबा नहीं किया। इसीलिए मैंने जब इस्तीफा दिया उस वक्त तेलुगु देशम भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ अलायंस हुआ था, टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ था। जब उससे लोगों ने कहा कि अगर अपन आज ज्वाइन करते हैं तो लोग ये समझेंगे कि हम टिकट के लिए ज्वाइन हो रहे हैं, इसीलिए जिस वक्त टिकटों का मजलिस से अनाउंसमेंट हुआ उसके दूसरे दिन हमने मजलिस में शमूलियत का फैसला किया। लिहाजा 30 अप्रैल के दिन आप लोग कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान पर एक एमपी के लिए और एक एमएलए के लिए बटन दबाएं। इंशाअल्लाह अगले जलसे में भी फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
اب میں علی جناب طلال قطری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انتخابی جلسے کو مخاطب فرمائیں. جناب طلال قطری.